हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 24 फरवरी 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी के न्यूज़ आर्टिकल्स जो मेनली द हिंदू न्यूज़पेपर से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। और पहली न्यूज़ से पहले एक मैप देख लेते हैं। आजकल के न्यूज़ में अर्मीनिया काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो अर्मीनिया का मैप समझ लेते हैं। अर्मीनिया की लोकेशन देख लेते हैं। अर्मीनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोप में कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच लोकेटेड है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में ये कंट्री लोकेटेड है और इसकी 5-6 नेबरिंग कंट्रीज़ है। ये कंट्री कौन-कौन सी है? इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो पहली कंट्रीज़ हम देखेंगे ईरान, जिसके नॉर्थ साइड में अर्मीनिया स्थित है। यहाँ पर है ईरान। फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएँगे तो दूसरी कंट्री है अज़रबैजान। हालाँकि अज़रबैजान का एक पार्ट अर्मीनिया के सदर्न साइड में, साउथ साइड में भी लाई करता है। अज़रबैजान 2 पार्ट्स में है, एक ईस्टर्न साइड में और एक साउथ साइड में अर्मीनिया के। तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई ईरान, अज़रबैजान। और फिर हम मूव करेंगे तो यहाँ पर है जॉर्जिया, रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया। उसके बाद आता है टर्की। तो इसकी टोटल कंट्रीज़ कितनी हो गई? ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और टर्की, 4 कंट्रीज़ अर्मीनिया को बॉर्डर करती है। तो अर्मीनिया की बॉर्डरिंग कंट्री हो गई ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और टर्की। और इसकी जो लोकेशन है वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के मध्य स्थित है, एक यूरोपियन कंट्री। अब आते हैं अपनी पहली न्यूज़ में। वेस्टर्न कंट्रीज़ को रसिया को समझने की ज़रूरत है, ऐसा बोला है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। अब इन ये जो पर्टिकुलर स्टेज साझा किया जा रहा है सारे लीडर्स के द्वारा, ये हम पिछले कुछ दिनों में भी देख रहे थे कि दिल्ली में अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है। रायसीना डायलॉग एक डायलॉग है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सिक्योरिटीज़ के इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए इंडिया की तरफ से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है साथ में मिलके रायसीना डायलॉग को लॉन्च करते हैं और इंडिया की तरफ से ये पहल है ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करने का। तो इसका लास्ट डे था जिसमें इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये अपना व्यू प्रेजेंट किया है और एक तरह से इंडिया का ऑफिशियल व्यू प्रेजेंट किया है कि रसिया रसिया के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए की तरफ से जो सारे दरवाजे लगातार बंद किए जा रहे हैं और रसिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बजाय इसके कि वो चाइना के साथ मिलके काम करे। तो ये जो पूरा गेम, पूरा सिनेरियो चल रहा है, इसमें चाइना का फ़ायदा है और चाइना बाकी कंट्रीज़ पे और बाकी छोटी कंट्रीज़ पे, इवन बड़े प्लेयर जैसे यूएसए को भी आग दिखाने का काम करता है इसकी वजह से। और इस पूरे सिनेरियो के बाद चाइना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही हुआ है। तो यहाँ पर चाइना के इस स्टैंड पॉइंट को समझने की ज़रूरत है और चाइना के ये माइंड गेम को समझने की ज़रूरत है। इनके द्वारा लिटरली माइंड गेम्स जो चाइना के द्वारा प्ले किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी मेंशन किया गया, जो काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट माना जा सकता है। तो इंडिया को इंडिया जैसे रसिया तो यूरोपियन कंट्रीज समझे रसिया के कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू हो उसको समझे और पूरी तरीके से रसिया को ब्लैकलिस्ट करना, उसके लिए दरवाजे बंद कर देना, जिससे कि उसके बाद केवल एक या दो कंट्रीज, जैसे आज के केस में रसिया के बाद दो कंट्रीज सपोर्ट में है। एक है चाइना, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। तो रसिया के बारे में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज रसिया के साथ कोई भी काम या कोई भी ट्रेड करने के लिए सारे दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को देखें, उनका भी स्टेटमेंट देते हुए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला है कि जो जो चाइना का बिहेवियर है इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज को लेके, जैसे 2020 में जो स्टैंड ऑफ देखने को मिला था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसमें चाइना चाहता है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये इंडिया और चाइना के बीच ही सॉल्व होना चाहिए, जो पहले ऑफिशियल स्टैंड भी था इंडियन गवर्नमेंट
के, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए इंडिया अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स की हेल्प लेके अपने इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, तो ऐसा चाइना नहीं चाहता। तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर चाइना बार बार इंडिया के इशूज पे तो अपना वीटो पावर यूज करता है, लेकिन जब इंडिया के फेवर की बात आती है या इंडिया अपना सपोर्ट देखने की बात करता है, या किसी इंटरनेशनल नियम का हवाला देके इंडिया अगर चाइना को ऐसा बोलता है कि ये आपका करना इंटरनेशनल रूल के हिसाब से भी गलत है, तो वहां पर चाइना इंटरनेशनल रूल्स को नहीं मानता, वो केवल अपना फेवर देखता है। तो यहाँ पर चाइना का ये जो दोगलापन है, जो माइंड गेम है, वो सारी कंट्रीज को भी समझना चाहिए, और इसलिए ये भी जरूरी है कि रसिया को कुछ मुद्दों में, कुछ मामलों में साथ देने की जरूरत है। सारे मामलों में ब्लैकलिस्ट करना ये एक वायबल और फीजिबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और इसी प्लेटफॉर्म की नेक्स्ट न्यूज़ है, जो इंडिया के अभी एग्जिस्टिंग और करंट में सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अनिल चौहान, उनके द्वारा भी इस कॉन्फ्रेंस में अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और सेना के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रेजेंट किए गए। इन्होंने बोला है कि जो इंडिया और चाइना का एलएसी पे स्टैंड ऑफ है, उसकी वजह से कुछ ग्रे ग्रे जोन बन गए हैं, जिनको जिनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये ग्रे जोन क्या होते हैं? ग्रे जोन वो वॉरफेयर है। ग्रे जोन वॉरफेयर इज ए काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन ब्लो अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड दैट वुड इनवाइट अ रिस्पॉन्स। मतलब कि एक छोटे लेवल पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है, जो एक लेवल पे ही होता है, वो और वो बड़ा नहीं होता है, लेकिन छोटे लेवल पे लगातार ये स्टैंड ऑफ या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और उस उनका जो लेवल है वो ये लेवल है कि उसको रिस्पॉन्स भी दिया जाना चाहिए। वी कांट इग्नोर इट। मतलब ऐसा रिस्पॉन्स या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे ये स्टैंड ऑफ नहीं होता है। ये छोटे छोटे लेवल पे लगातार स्टैंड ऑफ होते जा रहे हैं 2020 के बाद। तो ये एक ग्रे जोन वॉरफेयर इनको टर्म दिया गया है, तो इसको बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। और यही अभी इंडिया और चाइना के बीच जो वॉरफेयर है, इसी तरह का कुछ वॉरफेयर देखने को मिला है। इसके साथ ही जैसे एलओसी पे ये ग्रे जोन वॉरफेयर चल रहा है, उसी तरह से साउथ चाइना सी में भी इस तरह का वॉरफेयर देखा जा सकता है, जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे लगातार हो रहे हैं, और जिनको टैकल करने के लिए दो कंट्रीज को आपस में बैठ के बात करनी पड़ती है। और वहाँ पर पलड़ा हमेशा ज़्यादातर देखा गया कि चाइना या बड़ी कंट्रीज का ही भारी होता है, और इस पर्टिकुलर केस में साउथ चाइना सी में और एलएसी में चाइना ही अपनी जो मनमानी है वो ज़्यादातर करता है। और इस ग्रे जोन वॉरफेयर का दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, जो अनिल चौहान जनरल अनिल चौहान के द्वारा बोला गया है कि ग्रे जोन वॉरफेयर के जो डिविडेंड हैं, जो फायदे हैं या जो भी नुकसान हैं, ये इमीडिएट नहीं होते हैं। इनको सामने दिखने में काफ़ी टाइम लग सकता है, एक, और ये लॉन्ग टर्म होते हैं। इसके अलावा बाकी और मुद्दों की बात करें कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट रिलेटेड मुद्दे हैं, या फिर एग्रेसिव एक्शन कोई भी नेशन अगर करता है किसी दूसरे नेशन के खिलाफ, तो इससे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें चाइना और इंडिया के बीच जो स्टैंड ऑफ लगातार चल रहा है, इससे ऑब्वियस है कि अगर चाइना इंडिया को अपने बॉर्डर इश्यूज को स्ट्रांगली पुट अप करने का मौका नहीं देगा, या चाइना एग्री नहीं करेगा, तो इंडिया इंटरनेशनल रूल्स का सपोर्ट लेगा ही। और इसी कारण से ये भी देखने को मिला है कि पिछले कई सालों में इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो कोई टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया ये टेक्नोलॉजी यूएसए या बाकी अदर कंट्रीज से भी खरीद रहा है। तो इसी की वजह से चाइना से जो स्टैंड ऑफ है और यूएसए से जो हमारा रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, इसको कंपेयर किया गया है इनके द्वारा। और यही बात इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा भी सेम प्लेटफॉर्म पर कहा गया। मतलब बिल्कुल स्ट्रांग स्टेटमेंट है कि चाइना जिस तरह से मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट
कंट्रीज़ को समझना होगा और रसिया को चाइना की तरह ना समझते हुए उसके कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इंडिया की अगर बात करें कि हमारी एबिलिटी जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, वो भी बाकी अलग जो कंट्रीज़ हैं उनकी सेनाओं के साथ बड़ी है। और अगर इस इंफॉर्मेशन से किसी दूसरे सेना के लोगों की जान बच सकती है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही माना जा सकता है, पॉजिटिव चीज़ ही मानी जा सकती है। अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके यूएसए इंडिया को ये बता दे कि चाइना या पाकिस्तान की कोई पर्टिकुलर विंग उसके सैनिकों पर पीछे से अटैक करने वाली है, या एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करके अटैक करने वाली है पाकिस्तानी आर्मी, अगर दूसरी कंट्री की कोई इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस बताते हैं, तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बेटर है कि वो कोई भी कंट्री अपनी नेशन के सैनिकों की जान बचा सके। और ये कुछ एग्जाम्पल भी पास्ट में ऐसे हो चुके हैं। इसके अलावा जो लिंकेजेस हैं, ग्लोबल लिंकेजेस, अलग अलग कंट्रीज़ के जो आपस में लिंकेजेस है, वो भी पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए दिखे हैं। चाहे वो ट्रीटीज़ के थ्रू हो या कल्चरल रिलेशनशिप की बात हो, जैसे कि हम क्वाड की बात करते हैं। क्वाड में भी देखने को मिला है जो पार्टिसिपेटरी कंट्रीज़ हैं उनके जो रिलेशंस है सिक्योरिटी मामले में काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं इंडियन ओशियन रीजन में। जो चेंजिंग नेचर है वॉरफेयर का, ये बहुत ही क्लियर बताता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं किसी भी वॉरफेयर को लड़ने में। और उस वॉरफेयर में जो कंट्रीज़ लड़ रही हैं, उनके अपने-अपने जो हित हैं, उनको बनाए रखने में। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे और ज़्यादा अफोर्डेबल भी होती जा रही है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, ये बड़ा है। और इंटरडिपेंडेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, तो सारे जो वर्ल्ड ओवर समंदर हैं, जितने भी ओशंस हैं, उन सारी जगह में किसी एक कंट्री की सेना हर जगह को सुपरवाइज भी नहीं कर सकती है, कंट्रोल भी नहीं कर सकती है, और उन उस पे निगरानी भी नहीं रख सकती। इसलिए भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की ज़रूरत है कि इंडियन ओशियन में अगर इंडिया की सेना है और अटलांटिक पे यूएसए और ब्रिटेन की सेना है, तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग से एक दूसरे के जो पॉजिटिव, जो एक दूसरी कंट्री के फेवर्स हैं, वो पूरे किए जा सकते हैं। तो ये बात हो गई रायसीना डायलॉग की। नेक्स्ट न्यूज़ है जेमिनी के बारे में। जेमिनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड टूल है जो गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया था। तो दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चैटबॉट्स हैं, उन उनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है पिछले काफ़ी टाइम में। और अगर हम ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, तो उन्होंने टाइम टाइम पे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सॉफ्टवेयर है या चैटबॉट है, उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। तो ये जो पूरा मामला है, जो सिनेरियो है, पूरी दुनिया के लिए है। और अलग-अलग तरह के जो सैंक्शंस इम्पोज़ करने की बात है, वो इस आर्टिकल में बताई गई है। अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें, तो चाइना ने 2023 में एक डायरेक्टिव पास किया था, ये कानून बनाया था कि कोई भी फर्म, कोई भी चैट जीपीटी और उसके प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेगा। इसके अलावा इंडिया में भी ऐसे जो नॉर्म्स है वो देखने को मिले हैं। लास्ट ईयर राजीव चंद्रशेखर, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि गूगल का जो बार्ड है, जेमिनी से पहले गूगल का जो एआई चैटबॉट था, उसने भी कुछ बायसेस को लेकर जो इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो है या इंडियन पॉलिसीज़ है, उसके अगेंस्ट कुछ कुछ अपने आउटपुट दिए। तो ये पूरा मुद्दा उसी से रिलेटेड है। जेमिनी गूगल का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट प्रोडक्ट, ये इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ और जो क्रिमिनल कोड हैं, उनको वायलेट करता है, ऐसा कहना है गवर्नमेंट ऑफिशियल का। और इसने किया ऐसा ऐसा क्या किया है इसने, जो गवर्नमेंट है उसके बारे में जो वर्ड्स या जो आउटपुट दिए हैं, उसको लेकर ये बात की जा रही है। और ये जो क्वेरी एक यूज़र के द्वारा दी गई थी, तो इसका जो रिप्लाई है, रिप्लाई टू ए क्वेरी ऑन वेदर पीएम नरेंद्र मोदी मोदी इज़ ए
फासिस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बोला कि इसका जो आउटपुट आया है इसको देखते हुए जेमिनी गूगल के एआई चैटबॉट ने रूल्स वायलेट किए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब ये रोबोट है, इसको कैसे सजा दी जाएगी इन रूल्स के वायलेशन में, ये तो देखने की बात होगी। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उस, अब अगर हम रूल्स की बात कर लें, अगर क्लियर कट अगर हम रूल्स की बात करें, जब भी किसी चैटबॉट से कोई इन्फॉर्मेशन या मांगी जाती है, या चैट जीपीटी के केस में इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, तो अगर कोई प्रॉम्प्ट दिया जाता है चैट जीपीटी को, तो उसी से रिलेटेड वो अपना आउटपुट देता है, और जो इन्फॉर्मेशन उस चैटबॉट में फीड की गई है उन्हीं को लेकर वो अपना आउटपुट दे सकता है। अब यहाँ पर जो ये आउटपुट आ रहे हैं, जो उसके रिजल्ट आ रहा है, उसी को लेकर सारी कंट्रोवर्सी है। अब इसमें बोला गया है कि ये जो, अब यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन ए यूज़र आस्क, जब किसी यूज़र ने पूछा है कि इज़ मोदी अ फासिस्ट, तो जेमिनी का रिस्पॉन्ड ये आया है, रिस्पॉन्स दिया है इसने कि he has been accused of implementing policies that some expert have characterized as fascist। तो इसकी वजह से इसने डायरेक्ट वायलेशन किया है रूल 3(1)(b) ऑफ आईटी रूल्स 2021 का, और सेवरल क्रिमिनल कोड भी वायलेट किए हैं एआई ने। तो ऐसा ये चंद्रशेखरन, जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं, उनके द्वारा ऐसा बोला गया है। उनका जो रिएक्शन आया है वो पिछले साल भी कुछ एआई चैटबॉट से रिलेटेड आया था, हालांकि गूगल की तरफ से इसके बारे में कुछ पब्लिकली नहीं बोला गया है। अभी तक गूगल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम यहाँ पर रूल देखें तो रूल यहाँ पर 3(1)(b) की बात की जा रही है, और ये क्या कहता है रूल, रूल 3(1)(b) कहता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी हैं, दिस प्लेटफॉर्म इन्फॉर्म यूज़र कि कोई भी वॉयलेटिंग कंटेंट अपलोड नहीं किया जाना चाहिए, और कोई भी वॉयलेटिंग कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जानी चाहिए किसी भी यूज़र के बारे में। तो ये बोला गया है कि नॉट टू होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई एनी कंटेंट or share any information that belongs to another person is grossly harmful। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ग्रॉसली हार्मफुल हो, डिफेमेटरी हो, ऑब्सीन हो, वल्गर हो, पोर्नोग्राफिक हो, या पीडोफिलिक हो, या किसी भी कानून के अंतर्गत उसको अनलॉफुल माना गया हो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, मेक पब्लिक डिसीजंस बाई पैनल दैट रिव्यूड इंटरनेट बैन इन जम्मू एंड कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में जो इंटरनेट बैन किए गए थे, उनके लिए जो पैनल बनाया गया था जिसने रिकमेंड किया था इंटरनेट बैन करने को, उसके डिसीजंस को पब्लिक करने के लिए गवर्नमेंट को बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे to publish the final decision of committee which reviews internet suspension orders in यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन कमेटी ने दिया था या पैनल ने दिया था, उसको पब्लिक डोमेन में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हालांकि यहाँ पर जो डेलिब्रेशंस मेंबर्स के इंटरनल डेलिब्रेशंस थे और जिन पे डिस्कशन हुआ, उनको पब्लिक करने की बात नहीं की गई है, केवल जो फाइनल डिसीजन है वो पब्लिक करे सरकार, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सरकार को। और ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट के ही 2020 के एक ऑर्डर को सपोर्ट करते हुए दिया गया है। 2020 में जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था अनुराधा भसीन केस का। तो उस ऑर्डर में ऐसा कहा गया था कि कुछ प्रोसेस जो है वो फॉलो किए जाने की ज़रूरत होती है, अगर
इंटरनेट बैन करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। द कोर्ट हैज़ लेड डाउन इंटीरियम प्रोसेस सेफ गार्ड टू इंश्योर कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इंटरनेट बैन वाले जो रूल्स हैं उनको मिसयूज़ नहीं किया है अपनी पावर का, और कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसेस है, वो फॉलो किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जो पैनल की रिकमेंडेशन है उसी को फॉलो किया गया है। इसलिए ये जो फाइनल डिसीजन है ये पब्लिक में रखा जाना चाहिए। ये जो पावर है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ये ऑलरेडी एक एक्ट में बताया गया है। ये एक्ट है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल 2017। तो 2017 में वैली में और जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक टेलीकॉम सर्विस को कैसे मैनेज किया जाना है उसके लिए रूल 2017 में गवर्नमेंट ने निकाले थे, उसी को प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए। और जो भी रिव्यू कमेटी बनती है अंडर रूल 2(5) ऑफ सस्पेंशन रूल्स मस्ट कंडक्ट ए पीरियोडिक रिव्यू विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ प्रीवियस रिव्यू। और इसी रूल में ये भी बताया गया है कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, और इस कमेटी का जो रूल है वो है रूल 2(5). तो रूल 2(5) बोलता है कि सस्पेंशन रूल्स को 7 दिनों के 7 वर्किंग डेज में रिव्यू भी किया जाना चाहिए। अगर आज रिव्यू किया गया, इसके 7 दिन के बाद ये रिव्यू किया जाना चाहिए, और जब तक ये इंटरनेट बैन रहता है उसको लगातार रिव्यू किया जाना चाहिए। रिव्यू कमेटी मस्ट देयरफॉर नॉट ओनली लुक इनटू वेदर रिस्ट्रिक्शन कंप्लायंस करते हैं सेक्शन 5(2) को। मतलब बेसिकली ये पूरा मुद्दा है कि दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए रिव्यू करते समय उस कमेटी को। पहला है कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो सेक्शन 5(2) ऑफ टेलीग्राफ एक्ट को फॉलो करते हैं कि नहीं, और इसके साथ ही साथ दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इन कमेटी को इस सवाल पे कि वेदर ऑर्डर्स आर स्टिल प्रोपोर्शनेट कीपिंग इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि ये जो इंटरनेट बैन किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी मैच करता है या नहीं। एक दो दो बेसिकली मैंडेट है कमिटी के। पहला है कि हर 7 दिन में उसको रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करते समय पहला है कि ये टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5(2) को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और दूसरा जो इंटरनेट बैन किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को चेक करते हुए ही कमिटी को रिव्यू करना चाहिए। तो इन सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया है कि पब्लिक ऑल ऑर्डर्स इन फोर्स एंड एनी पब्लिक जो एनी फ्यूचर ऑर्डर्स हो सकते हैं अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी और सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे, जो भी या फ्यूचर में सेक्शन 144 के जो ऑर्डर गवर्नमेंट पास करेगी, उन सारी की डिटेल पब्लिकली डिस्प्ले किया जाना चाहिए, कौन से ऑर्डर थे और क्या फाइनल डिसीजन लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सेफगार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा अपना वर्डिक्ट है वो दिया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है अनुराधा भसीन केस 2020 जो इंटरनेट बैन से रिलेटेड है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें इस केस का नाम पूछ के ये पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर केस किस फील्ड को रिप्रेजेंट करता है या किस फील्ड से रिलेटेड है। तो अनुराधा भसीन केस 2020, और ये इंटरनेट बैन जो जम्मू एंड कश्मीर में किए गए थे उससे रिलेटेड एक केस है। इसके अलावा हो सकता है कि ये कौन इंटरनेट जो बैन किया गया कौन से एक्ट से रिलेटेड है। ये एक्ट है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल 2017, और एक्ट है टेलीग्राफ एक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है पिछले कुछ दिनों से नेक्स्ट न्यूज़ है कुछ दिनों से एक न्यूज़ हिंदू द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा हाईलाइट की गई थी, और द हिंदू में ये रिपोर्ट हुआ था कि कुछ इंडियन जो हेल्पर्स हैं वो रशियन मिलिट्री की हेल्प कर रहे हैं
लड़ाई लड़ने में यूक्रेन के खिलाफ। तो यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कुछ इंडियन जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है, ऐसा द हिंदू ने बोला था। और हिंदू की ये न्यूज़ थी कि एटलीस्ट 3 इंडियन सिटीजन जो हायर किए गए थे रशियन सिक्योरिटी के द्वारा वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प करने के लिए, दे वर फोर्स्ड टू फाइट इन कॉम्बैट रोल अगेंस्ट यूक्रेन। तो यूक्रेन के अगेंस्ट रसिया के लोग जो सैनिक हैं उनके साथ उनको फोर्स किया गया था कि वो लड़ाई लड़ें। उसके बाद हिंदू ने काफ़ी इसको कवर किया। उसके बाद बोला कि 100 इंडियंस लगातार पिछले कुछ सालों से लड़ाई में यूज़ किए गए। तो इसी के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मॉस्को को बोला है, यानी रशियन अथॉरिटीज़ को बोला है कि जो इंडियन हेल्पर्स इन्वॉल्व हैं रशियन मिलिट्री के साथ उनको डिस्चार्ज किया जाए, उनको वापस भेजा जाए। तो इंडिया ने अप्रोच किया है रशियन अथॉरिटीज़ को ताकि जो इंडियन हेल्पर्स हैं रसिया में और जो यहाँ पर रशियन मिलिट्री की हेल्प कर रहे हैं उनको अर्ली डिस्चार्ज किया जाए, और जिससे ऐसा ना ग्लोबली ऐसा मैसेज ना जाए कि इंडिया रसिया और यूक्रेन में रसिया को लड़ाई करने के लिए अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है, ये पूरा वॉर है, ये 2022 से चल रहा है और अभी 24 फरवरी को आज ही के दिन ये वॉर शुरू हुआ था। पूरे 2 साल हो गए इस वॉर को। व्हाइल फ्यू इंडियन वॉलंटियर टू जॉइन इंटरनेशनल लेजेंड क्रिएटेड टू फाइट अगेंस्ट रशियन फोर्सेज इन Ukraine, the presence of Indian in combat role on Russian side on conflict has been reported and acknowledged for the first time। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इंडियन कुछ इन्वॉल्व हैं रसिया यूक्रेन वॉर में। तो इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जल्दी से जल्दी वापस लाने की बात की गई। यहाँ पर लद्दाख के बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। लद्दाख में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है और 6th शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ये हैं सोनम वांगचुक, जो सोशल रिफॉर्मर है, सोशल वर्कर है और क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, लद्दाख के रहने वाले हैं। इन्होंने बोला है कि अगर सरकार लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए बातचीत स्टार्ट नहीं करती और अगर जो सरकार से अभी बातचीत चल रही है वो फेल हो जाती है तो इनके द्वारा फास्ट अनटू डेथ किया जाएगा। और इन्होंने बोला कि ये बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है लद्दाख के लोगों के लिए और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए कि इसको 6th शेड्यूल में लाया जाए और लद्दाख के लोगों के कल्चर और रीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्रोमिनेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने ये फ्राइडे को बोला है कि ही वुड फास्ट अनटू डेथ इन सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो टेम्परेचर लद्दाख का कॉमन टेम्परेचर ही यही है, काफ़ी लो टेम्परेचर रहता है। तो अगर सिविल सोसाइटी लीडर जो लद्दाख के और होम मिनिस्ट्री के बीच जो बातचीत है वो फेल हो जाती है तो इनके द्वारा ये जो फास्ट अनटू डेथ है वो किया जाएगा। इनका मानना है कि सरकार अभी इन्फ्लुएंस में है इंडस्ट्रियल लॉबी के। ही सेड दैट गवर्नमेंट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल लॉबी और एंड डज नॉट वांट टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो लॉबी है इंडस्ट्रियल लॉबी, ये लद्दाख को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, जैसा कि जो एक्सप्लॉइटेशन है या जो रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन है, जिससे वहाँ के लोगों को वहाँ इस एक्सप्लॉइटेशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इनका कहना है कि ऐसा ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखा गया। और जैसे 2013 में भी उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, जो डिज़ास्टर हुआ था, वो कहीं न कहीं मैन मेड डिज़ास्टर माना जा सकता है, जिसकी वजह से नेचुरल जो रिज़ल्ट है वो एग्रावेट हुए और उसकी वजह से डिज़ास्टर आई। तो लद्दाख एरिया में इस तरह की कोई घटना ना घटे और लद्दाख के लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसी को देखते हुए वहाँ के लोगों के द्वारा 6 शेड्यूल के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की मांग की जा रही है। उनका मानना है कि ये मिथ है कि लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो इससे उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। लद्दाख के लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी, वहाँ के लोगों को जो लोकल रोज़गार है वहाँ पर लोकल लोगों को लोकल रोज़गार की सुविधा और ज़्यादा बढ़ेगी और इससे लद्दाख के कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको नहीं माना गया तो प्रेजेंटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, वो अपने हिसाब से किसी भी माइनिंग एक्सक्यूज मी, इनका कहना है कि प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन अलॉट ओपनिंग फॉर माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज टू हुएवर ही वांट्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने ही हिसाब से किसी को भी माइनिंग करने के लिए अलाउ कर सकते हैं और इंडस्ट्री ओपन करने के लिए अलाउ कर सकते हैं और इसी चीज़ को लेकर लद्दाख के लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। लद्दाख में 2 बेसिक रिप्रेजेंटेटिव या लोगों की बॉडी है। 2 लोगों की जो बॉडी है, पहली है लेह एपेक्स बॉडी एलएबी और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए। तो एलएबी और केडीए ये रिप्रेजेंट करते हैं। एलएबी जो लेह एपेक्स बॉडी है वो रिप्रेजेंट करती है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन को और कारगिल
डेमोक्रेटिक अलायंस रिप्रेजेंट करता है सिया मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन को इन लद्दाख, और ये दोनों डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में एंटर किया जाए, इंक्लूड किया जाए, जिससे कि वहाँ के ट्राइबल लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस मिल जाएगा, जॉब रिजर्वेशन मिलेगा लोकल लोगों को, और पार्लियामेंट्री सीट मिलेगी लेह को और कारगिल को, तो दो पार्लियामेंट्री सीट हो जाएंगी लद्दाख रीजन में। इनका और कहना है कि ही वुड बिगिन फास्ट अनटू दैट, अगर सरकार ने इस मामले में बातचीत नहीं की और इसको आगे कंसीडर नहीं किया। वी एक्सपेक्ट कि जो देश के भी लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए लद्दाख के लिए, बिकॉज ये एक जस्ट कॉज है, लोगों की भलाई के लिए ये जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट ट्रूथ ऑफ व्हाट वी वर प्रॉमिस्ड। तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉमिस पहले किया गया था जो अब नहीं माना जा रहा है, इसकी वजह इसी के कारण लोगों को लगातार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ये इनके द्वारा बोला गया है। ये आर्टिकल है इसरो को लेकर। इसरो ने पापा, यार सिंपल तरीके से बोल, इस आर्टिकल में सरोगेसी लॉ के बारे में बात की गई है। पहले हम समझ लेते हैं सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें वुमेन एग्री करती है टू कैरी ए फीटस एंड गिव बर्थ टू ए बेबी फॉर समवन एल्स विदाउट हैविंग एनी पेरेंटल राइट्स ऑन इट। मतलब कोई वुमेन ऐसे बच्चे को पैदा करने के लिए एग्री करती है जिस बच्चे पे उस वुमेन के कोई पेरेंटल राइट्स नहीं होंगे। ये सरोगेसी की डेफिनेशन है। इसमें पिछले साल लास्ट ईयर 2023 में गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसा रूल पास किया था जिसमें ये बताया गया था, अर्लियर रूल में ये एक्सप्लेन किया गया था कि जो भी कपल सरोगेसी करना चाहते हैं उसमें दोनों लोगों मतलब मेल और फीमेल जो भी पेरेंट्स होंगे, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव जो सेल हैं वो होने चाहिए सरोगेसी करने के प्रोसेस में, और जो बेबी जन्म लेगा उसमें दोनों पेरेंट्स के रिप्रोडक्टिव सेल होने चाहिए, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। बिकॉज सरोगेसी का मतलब है, सरोगेसी में अगर एक पेरेंट का भी रिप्रोडक्टिव सेल होगा तो वो जो बच्चा है जो पैदा होने वाला वो सरोगेट माना जा सकता है अगर वो सरोगेसी के प्रोसेस को फॉलो करते हुए किया जाए। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स का मस्ट हो जाएगा, दोनों इंटेंडिंग लोगों पूरे इंटेंडिंग कपल में दोनों लोगों का अगर रिप्रोडक्टिव सेल होना मस्ट हो जाएगा तो इसमें सरोगेसी का लॉ आएगा ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन किया था कि द पर्पस ऑफ प्रीवियस रूल जिसमें ऐसा बोला गया है वो डिफीट करते हैं द वेरी पर्पस ऑफ सरोगेसी। तो इसी वजह से अभी गवर्नमेंट ने जो अपने पुराने रूल्स थे सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 उनको अमेंड किया है, मॉडिफाई किया है और नोटिफाई किया है कि बोथ गैमेट्स मतलब बोथ रिप्रोडक्टिव सेल जो दोनों पेरेंट्स के रिप्रोडक्टिव सेल होंगे नीड नॉट कम फ्रॉम ए मैरिड कपल इन केस दे आर सर्टिफाइड एज सफरिंग फ्रॉम ए मेडिकल कंडीशन। तो यहाँ पर एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि अगर कोई एक पेरेंट अगर किसी डिजीज से सफ़र कर रहा हो और ऐसा एक मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई कर दे तो एक पेरेंट के रिप्रोडक्टिव सेल से भी सरोगेट बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये फाइनल मतलब ये क्रक्स है, ये फाइनल गवर्नमेंट के अमेंडेड ऑर्डर का। As per the latest amendment, the couple can have a child born through surrogacy, but must have at least one reproductive cell from the intending couple. मतलब जो जिनको सरोगेट बेबी चाहिए उनमें से किसी एक पेरेंट्स का रिप्रोडक्टिव सेल होना चाहिए, तब उस बच्चे को सरोगेसी के थ्रू माना जाएगा। और जो भी सिंगल वुमेन है, अगर विडो वुमेन है या डाइवोर्सी है तो वो भी सरोगेसी कर सकती है, बट द सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एग एंड डोनर स्पर्म टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर। ऐसा भी नोटिफिकेशन में कहा गया है, यानी सिंगल वुमेन भी सरोगेसी के थ्रू बच्चा गोद ले सकती है। अब ये जो पुराना रूल था ये इसमें फॉर्म 2 जो कंसेंट ऑफ सरोगेट मदर एंड एग्रीमेंट फॉर सरोगेसी और इसके साथ साथ रूल 7 की बात की गई है, जिसमें जो 2023 मार्च में लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो जिसको अब अमेंड किया गया है। District medical board can certify that either husband or wife constituting the intending couple suffer from a medical condition जो नेसेसिएट करते हैं यूज ऑफ डोनर रिप्रोडक्टिव सेल सरोगेसी। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई कर सकता है कि अगर एक पेरेंट्स किसी डिजीज से
पीड़ित हो तो दूसरा पेरेंट्स सरोगेसी में अपना जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो डोनेट करके सरोगेस बेबी पा सकता है। ये आर्टिकल है, यूएसए ने नए सैंक्शन लगाए हैं रसिया पे वॉर एनिवर्सरी। ये 24 फरवरी को 2 साल पूरे हो गए रसिया यूक्रेन वॉर के, तो यहाँ पर यूएसए ने काफ़ी बड़े सैंक्शन दोबारा से करीब 500 नए सैंक्शन लगा दिए हैं रसिया पे। तो इसी को लेकर हमने पहले आर्टिकल में भी बात की थी, जो इंडिया के विदेश मंत्री ने बोला था कि रसिया को लगातार सैंक्शंस में सैंक्शन नहीं लगाने चाहिए, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, किस तरह से यूएसए ने 500 नए सैंक्शन लगाए हैं, और इसके साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन है वो भी पीछे नहीं रहा है, उसने भी काफ़ी सारे एडिशनल सैंक्शन रसिया पे लगाए हैं। अर्मीनिया से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अर्मीनिया का मैप हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अर्मीनिया ने जो रसिया का एक ग्रुप है उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है। अर्मीनिया हैज सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन इन रसिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक। तो ऐसे ऐसा अर्मीनिया ने रसिया में जो कंडीशन चल रही है उसको उसके अगेंस्ट किया है, और रसिया के ये जो ब्लॉक है इसका नाम है CSTO। अर्मीनिया ने बॉयकॉट किया है इसकी समिट को। CSTO क्या है इसका, ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो रसिया और उसके नियर बाई कंट्रीज से के एक देशों का एक ग्रुप है। अर्मीनिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट थी तो हमने ये स्टार्टिंग में देख ली। यहाँ पर इंडिया में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उस पे इंडिया के द्वारा जो टैरिफ लगाए जाते हैं उनको लेकर बात की गई है। WTO की मीट होने वाली है नेक्स्ट वीक में, और उसी मीट में ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है ये हाईलाइट होने वाला है। इसी को लेकर ये न्यूज़ आर्टिकल है। ग्लोबल कंसोर्टियम ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने इंडिया को बोला है कि इंडिया ने जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे टैक्स लगाने की जो बात की है उसको दोबारा से इंडिया के द्वारा रिकंसीडर किया जाना चाहिए फॉर ड्यूटीज ऑन क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ई कॉमर्स एंड डेटा ट्रांसफर। इससे क्या होगा कि अगर इंडिया ड्यूटी कम करता है, अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की माने जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेनली यूएसए की कंपनीज हैं, जिसमें कुछ कंपनीज हैं क्वालकम, इंटेल, AMD और एनवीडिया, जो काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। इनके द्वारा बोला गया कि इंडिया ड्यूटीज़ को कम करे। एक्चुअली इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि 1998 में एक मॉरेटोरियम था सिंस 99 ऑन अप्लाइंग ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, और ये कंपनीज चाहती हैं कि वो ड्यूटी का जो मोरेटोरियम है 2024 में एक्सपायर होने वाला है और आगे आगे ना बढ़े, ये मोरेटोरियम हट जाए और जो ड्यूटीज़ इंडिया लगा रहा है ये पूरी तरीके से हट जाए। अदरवाइज होगा क्या, इन कंपनियों का कहना है कि इससे प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो चिप मार्केट में शॉर्टेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया का स्टैंड ये है कि ये जो अ, अब आज की डेट में, आज के सिनेरियो में जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो ही आगे फ्यूचर में भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है, और जो पहले के टाइम में बुक्स हैं या वीडियोज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। जो इस इम्पोर्ट में गवर्नमेंट अगर ड्यूटीज़ ना लगाए इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफ़र पे, तो गवर्नमेंट का एक बड़ा चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो भी मिस होता है। तो मिसिंग रेवेन्यू लॉस, इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, यहाँ पर केवल इंडिया की ही बात नहीं है, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया की बात की भी की गई है। और अ, अगर रेवेन्यू ना लगाया जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा अपने पोटेंशियल इनकम को लेकर। इसलिए भी ये जो मोरेटोरियम है वो ये लगाया जाने की ज़रूरत है। अब देखना वो यह होगा कि WTO की नेक्स्ट वीक की मीट में क्या फैसला होता है, क्या फाइनल सिनेरियो देखा जाता है। तो ये थे आज के न्यू आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट आर्टिकल है इसरो के पापा के बारे में। यहाँ पे पापा से मतलब है पापा पेलोड। इसकी फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड, इसको पापा शॉर्ट में बोला जाता है। तो इसरो ने ये बोला है कि इस पापा पेलोड ने कुछ कोरोना मास इजेक्शंस ऑब्जर्व किए हैं सन के आउटसाइड, मतलब सन से कुछ मास इजेक्शन जो होते हैं लगातार होते रहते हैं, और जो एक नेचुरल फिनोमेना है, ये फिनोमेना रिकॉर्ड किया गया है पापा पेलोड के द्वारा, जो आदित्य L1 मिशन का एक पार्ट है। तो इंडिया ने लास्ट ईयर ही 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था, और उसके पेलोड ने ये पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है वो इसरो को भेजी है। ये जो पापा पेलोड है ये एक एडवांस सेंसर्स इस पे लगे हुए हैं, और इसने जो भी कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं उनके इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इसको बनाया गया था, और उसने अभी करंटली ये ऑब्जर्व किया है।
10 और 11 फरवरी में भी ये देखा गया था, और अभी 10 दिन के बाद करीब दोबारा से ये जो इवेंट है वो देखने को मिला है। पापा इज एन एनर्जी मास एनालाइजर डिजाइन, जिसको डिज़ाइन किया गया है इन सीटू मेजरमेंट के लिए। और इन सीटू मेजरमेंट ये करता है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का, जो भी लो एनर्जी रेंज में होते हैं। तो सोलर से जो भी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस लो एनर्जी रेंज में निकलते हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम ये पापा पेलोड करता है। इसमें जो इसके बेसिक काम है वो है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब। ये मेज़र करता है इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी रेंज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 किलो वोल्ट। और इसके अलावा जो इसका दूसरा प्रोब है वो है सोलर विंड आयन कॉम्पोजिशन एनालाइजर, जो एनर्जी मेज़र करता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो भी मास रेंज होगा 1 से 60 एमयू तक। तो जो भी सेंसर इस पे इंस्टॉल किए गए हैं ये इक्विप्ड है कि सोलर का जो एनर्जी निकल रही है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और जो भी अराइवल ऑफ सोलर विंड पार्टिकल्स है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये बेसिक दो प्रोब हैं जो पापा पेलोड पे लगे हुए हैं, एक स्वीप प्रोब, एक स्वीकार सेंसर्स। स्वीप प्रोब अभी हमने देखा था, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब, और स्वीकार सेंसर हैं जिनका फुल फॉर्म है सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर। और दोनों मिलके ये जो पूरा सोलर एनर्जी इजेक्शन का जो पूरा फिनोमेना है वो ऑब्जर्व करता है। दे आर परफॉर्मिंग एज पर डिज़ाइन इन ऑल मोड्स ऑफ ऑपरेशन। इसरो का कहना है कि ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, और जैसा इनको डिज़ाइन किया गया था उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोब है वो काम कर रहे हैं। और पापा एनालाइजर ने उसी के तहत ही ये जो डेटा है वो भेजा है। तो आदित्य L1 मिशन की हेल्प से स्पेस वेदर कंडीशंस को मॉनिटर किया जा सकता है। सन के नियर बाई जो एरिया है वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है उनको एनालाइज किया जा रहा है, और इसकी कैपेसिटी है सोलर फिनोमेना को एनालाइज करने की। तो काफ़ी बड़ा माइलस्टोन इसको माना जा सकता है सोलर स्टडी के फील्ड में। इस आर्टिकल में सरोगेसी लॉ से रिलेटेड बात की गई है। अब ये जो पूरा मुद्दा है इसका पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पहले समझते हैं सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी, तो सरोगेसी जो है ये एक प्रैक्टिस है जिसमें वुमेन, कोई भी वुमेन एग्री करती है टू कैरी ए फीटस एंड गिव बर्थ टू ए बेबी फॉर समवन एल्स विदाउट हैविंग एनी पेरेंटल राइट ऑन चाइल्ड। मतलब ये इसका जो पूरा कंसेप्ट है ये माना जाता है किराए की कोख। इसमें एक वुमेन किसी ऐसे पर्सन का जो है